Hello everyone, all the best to December 2022 स्टूडेंट्स। ये CS प्रोफेशनल दिसंबर 2022 के हम अमेंडमेंट्स लेने वाले हैं। ऑलमोस्ट अमेंडमेंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लेटेस्ट क्लास। तो जो भी फेस टू फेस या लाइव स्टूडेंट्स थे दिसंबर के, उन्होंने ऑलमोस्ट अमेंडमेंट पढ़ लिए। इनकम टैक्स में तो अमेंडमेंट होना ही नहीं था क्योंकि फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है। जीएसटी में भी हमने ऑलमोस्ट अमेंडमेंट कवर कर चुके हैं। फिर भी एक बार कोई पुराने स्टूडेंट हो तो हम यहाँ पे अमेंडमेंट को एक बार कवर कर लेते हैं। कुछ नए पॉइंट्स भी होंगे और मैक्सिमम आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। तो जल्दी जल्दी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं जो हमें एक बार देखने हैं। कुछ ऑलरेडी आपके कवर्ड है, कुछ नए होंगे। तो अपने अपने हिसाब से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एक बार देख लेना कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आपको देखना है, और इन अमेंडमेंट्स को अपने नोट्स के अंदर भी कवर कर लेना, जिससे कि लास्ट डे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं। पहला जो हम अमेंडमेंट की बात करेंगे दैट इज इन जीएसटी, लेविबिलिटी अंडर जीएसटी। लेविबिलिटी अंडर जीएसटी पॉइंट नंबर 1 आपको याद होगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जब हमने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? सप्लाई। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पॉइंट नंबर ए आपको पता है, पॉइंट नंबर बी पहले भी था, पॉइंट नंबर सी पहले भी था। तो एक नया क्लोज डबल ए इंसर्ट हुआ है। क्या है? ऐड हुआ है, एक नया क्लोज ऐड हुआ है, दैट इज अ डबल ए। डबल ए क्या कहता है आपको याद होगा, जो इनडायरेक्टली पहले भी था कि यदि ग्रुप ऑफ पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा कोई भी पर्सन, मे बी ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मे बी कोई क्लब, कोई भी एसोसिएशन अपने ही मेंबर को फॉर ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन यदि कोई भी एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये सप्लाई माना जाएगा, जो पहले शेड्यूल 2 में कवर्ड था। पहले भी ये सप्लाई माना जाता था लेकिन डीम्ड सप्लाई। तो उन्होंने क्या किया, इसको सप्लाई के अंदर ही कवर कर लिया कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सप्लाई है क्योंकि ये दो अलग अलग पर्सन नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं कि सप्लाई। क्यों? क्योंकि भैया आपने कोई ग्रुप बनाया और वही ग्रुप अपने ही मेंबर्स को यदि कोई एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन कर रहा है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर वो सेम ही तो है, वही तो ग्रुप है, अपने ही तो मेंबर को एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस या गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्लैरिफाई रिमूव कर, यहाँ पे प्रॉपर क्लैरिफाई आ चुका है क्या कि यदि कोई भी ग्रुप्स या कोई भी एसोसिएशन या कोई भी बॉडी यदि अपने मेंबर्स को यदि वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए यदि कोई भी एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन या गुड्स या सर्विसेज यदि सप्लाई करेंगे तो वो सप्लाई माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फॉर एवरीवन दैट यू हैव टू लर्न इट। It is connected with the chapter Composition Levy, section 10। तो आपको पता है दो टाइप के कंपोजिशन स्कीम्स आती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में, और एक आती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A के अंदर। तो जो भी आपके ऊपर कंपोजिशन स्कीम्स एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था कि यदि आप मैन्युफैक्चरर्स हो तो मैन्युफैक्चर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपैरिजन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 और 10 सब सेक्शन 2। दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन नोट्स। ये तो बहुत पुराना अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है? तो पुराना नॉर्मल प्रोविजन है जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आइसक्रीम बनाने वाले मैन्युफैक्चर, पान मसाला बनाने वाले मैन्युफैक्चर, टबेको एंड मैन्युफैक्चर टबेको एंड एरेटेड वाटर, ये लोग कंपैरिजन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। तो there is a one more important amendment that is with effect from 1st April 2022। तो जो मैन्युफैक्चर ऑफ द अबव गुड्स है वो तो है ही, तो नाउ सर्टेन गुड्स आर आल्सो स्पेसिफाइड इन दिस कि यदि इनके एरिया मैन्युफैक्चरर्स हो तो ये लोग भी क्या हैं, ये क्या है, कंपैरिजन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। मतलब जो थे वो तो है ही, जो कैटेगरी ऑफ गुड्स हैं आइसक्रीम, पान मसाला, टबेको एंड एरेटेड वाटर, इनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये तो कंपैरिजन स्कीम पहले भी ऑप्ट नहीं कर सकते थे, अभी भी ऑप्ट नहीं कर सकते। इसके साथ एडिशनली इनको भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। सर किनको इंक्लूड कर लिया है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2022। वन वर्ड में आप बोल सकते हो कि जो बिल्डिंग्स के अंदर जो ब्रिक्स यूज आती है एनी फॉर्म, जो झोपड़ी के अंदर जो ब्रिक्स आप यूज़ करते हो रूफ टाइल्स के फॉर्म में, या जो भी आपकी ब्रिक्स का किसी भी वे के अंदर जो ब्रिक्स आती है आपकी,
सीमेंटेड ब्रिक्स या नॉर्मल ब्रिक्स, तो जो भी आपकी बिल्डिंग ब्रिक्स है या सीमेंटेड ब्रिक्स है या एनी फॉर्म में जो आपकी ब्रिक्स आती है, तो वो जो ब्रिक्स बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कंपैरिजन स्कीम नहीं मिलेगी। क्या क्या दिया हुआ है ये आपको याद करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिसंबर 2022 अटेम्प्ट। fly as bricks or fly as aggregate with 90% or more, fly as content। तो जो fly as blocks आते हैं, जो आजकल जनरली सीमेंटेड ब्लॉक्स जब अपन बोलते हैं, तो जनरली यूज़ किए जाते हैं बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। यदि आप वो मैन्युफैक्चरर्स हो तो आप कंपैरिजन स्कीम ऑप्ट नहीं करोगे। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, बिल्डिंग नॉर्मल जो आपके ब्रिक्स हैं, और जो भी रूफिंग टाइल्स, जो अपन रूफिंग के अंदर जो अपन टाइल्स यूज़ करते हैं ब्रिक्स के फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म के अंदर जो यूज़ आती है, तो भैया इनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो मैन्युफैक्चर ऑफ दीज 4 प्रोडक्ट्स इज आल्सो, वो तो है ही, आइसक्रीम बनाने वाले तो पहले भी कवर थे, अभी भी है। इनके अलावा ये 4 प्रोडक्ट्स बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इनएलिजिबल है, वो भी कंपैरिजन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 और अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में अमेंडमेंट। सर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 क्या कहता है? जो था वो तो है ही। सर क्या था सेक्शन 9 सब सेक्शन 5? याद करो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर था, ये सप्लायर था जो सप्लाईज कर रहा था, और ये रेसिपिएंट था। याद आया बेटा? सर बिल्कुल याद है। एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है। सप्लायर रेसिपिएंट को सर्विसेज दे रहा है, लेकिन किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में क्लियरली था ओनली फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज, क्योंकि आपको याद है मैंने बताया था, बहुत डिटेल में समझाया था कि जो अदर स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, क्या बेटा, जो अदर स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, उस केस में तो आपका कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा? टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे सेक्शन 52। लेकिन जो स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं सर कितनी? 3। याद आया बेटा? तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 बोलता है 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू यदि प्रोवाइड की जाती है, तो देन कौन जीएसटी पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये पहले भी था, ये अभी भी। सर फिर क्या अमेंडमेंट आया? अमेंडमेंट इतना आया बेटा, अब 3 की जगह 4 स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं। क्या बेटा? बहुत ईजी बेटा, मतलब यदि किसी स्टूडेंट जितना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो सब सही है बेटा, उसमें एडिशन है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं अमेंडमेंट की वजह से। तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 आपको ऑलरेडी पता है, रिवीजन आप कर चुके हो, लास्ट मोमेंट है, आपको सब आता ही है, पर इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में ही। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 जहाँ 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज है, वहाँ पे एक और स्पेसिफाइड सर्विसेज है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू यदि कोई सप्लाईज की जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। तो ये 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज पहले भी थी। सर्विसेज बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सीज, मोटर केब, मैक्सी केब, मोटरसाइकिल, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग द अकोमोडेशन इन होटल, सर्विसेज बाय द वे ऑफ हाउस कीपिंग, अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी पे करेगा। इसके अलावा ए सर्विस और इन्होंने स्पेसिफाइड की है, क्या? सप्लाई ऑफ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करने के लिए लाइबल होगा। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज बट अदर दैन, मतलब जो भी रेस्टोरेंट सर्विसेज यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म के थ्रू यदि सप्लाईज की जाती है तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में ईसीओ जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है। लेकिन किसको छोड़ के? यदि वो सर्विसेज सप्लाइड की जाए अदर दैन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट eating joints located at specified premises। यदि वो आपका रेस्टोरेंट और वो ईटिंग पॉइंट्स यदि किसी स्पेसिफाइड प्रीमाइजेस, और स्पेसिफाइड प्रीमाइजेस मतलब ऐसी प्रीमाइजेस दैट प्रोवाइडिंग दी होटल अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग डिसाइडेड टैरिफ, मतलब जिसका रेट हो अकोमोडेशन का, मतलब किसी होटल के अंदर जहाँ पे अकोमोडेशन सर्विसेज दी जाती हो ऑफ एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन अबव ₹7,500, मतलब ये कि आप जो भी पर रूम पर यूनिट, तो जो पर रूम आप होटल के अंदर बुक कराते हो जिसका चार्जेस ₹7,500 पर डे से ज़्यादा का हो, ऐसे होटल्स के अंदर जो भी आपके रेस्टोरेंट है, जो भी ईटिंग जॉइंट्स है, यदि उनके द्वारा
यदि कोई सर्विसेज दी गई हो तो उनको हटा दो, वहाँ पे ईसीओ जीएसटी पे करने के लिए लायबल नहीं है। उसके अलावा यदि किसी भी रेस्टोरेंट सर्विसेज यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू यदि प्रोवाइड की जाती है तो सेक्शन 9(5) कहता है ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी। नाउ वी कम टू अनदर चैप्टर, दैट इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर जो मैंने पढ़ाया था, जिन्होंने अभी रिसेंटली क्लासेस ली उनको ऑलरेडी पता है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं लिंक कर देता हूँ। रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 की बात हो रही है और उसकी वजह से अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 जो था अपना, इसे बार बार अमेंडमेंट आ रहा था और इसकी वजह से सेक्शन 16(2) के अंदर इन्होंने कवर कर लिया जो कंडीशन है फॉर अवेलिंग दी आईटीसी। एक्चुअली जो बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेनली ये कि पहले 20% आया कि मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने आईटीसी का क्या कंसेप्ट बनाया है, ये सप्लायर है ना, और ये रेसिपिएंट है। सप्लायर जो भी सप्लाईज देगा वो उसकी आउटवर्ड सप्लाईज है और रेसिपिएंट के लिए क्या बन जाएगी, वो उसकी इनवर्ड सप्लाईज बन जाएगी। तो सप्लायर जब अपनी आउटवर्ड सप्लाईज बताता है गवर्नमेंट को, जीएसटीआर जो भी एप्लीकेबल है उसके अंदर रेसिपी बी के अंदर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। मतलब सप्लायर के साथ जो भी सप्लाईज की जाएगी वो जीएसटीआर 1 के अंदर, कौन से में बेटा, जीएसटीआर 1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज बताएगा। तो सप्लायर बोलेगा कि मैंने इस रेसिपिएंट को सप्लाई किया, तो सप्लायर की जो सप्लाईज है ये हमने रिटर्न वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं बेटा, सबको समझ में आ रही होगी बात। तो सप्लायर ने जो सप्लाईज किया, तो सप्लायर की जो आउटवर्ड सप्लाईज है वो रेसिपिएंट की क्या है, वो इनवर्ड सप्लाईज है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो रेसिपिएंट जो आईटीसी लेता है वो मैचिंग के आधार पर लेता है कि जितना मुझे अपनी इनवर्ड सप्लाईज पर जीएसटी पेड है उसका जो मैं आईटीसी लूंगा तो मैं चेक करूंगा मेरे जीएसटीआर 2B के अंदर कितना आईटीसी रिफ्लेक्ट करता है, मैं उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो पहले अलाउड था, आप 20% ले सकते हो, फिर गवर्नमेंट ने चेंज करके जो 10% किया, फिर इसको 5% भी किया। नाउ प्रेजेंटली सिनेरियो दिसंबर 2022 अटेम्प्ट वाले इस समय 1 रुपए का भी आईटीसी बिना मैचिंग नहीं दिया जाएगा, क्लियर कर। और इस सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में भी कंडीशन आ गई, रूल 36 सब रूल नंबर 4 के अंदर भी क्लियर कर दिया कि भैया सुन लो रेसिपिएंट, आपको आईटीसी लेना है, आपके पास बहुत सारी इन्वॉइसेज हैं तो आप अपनी इन्वॉइसेज पर जितना भी जीएसटी पेड है उसका आप आईटीसी ले लो, लेकिन अपनी इन्वॉइसेज को आपको देखना पड़ेगा कि जीएसटीआर 2B के अंदर कितना आईटीसी रिफ्लेक्ट करता है। जितना आईटीसी रिफ्लेक्ट करता है, जितना मैच करता है उतना ही आईटीसी आप लोगे। जो मैच नहीं किया 1 रुपए का भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, जब मैच होगा तब लेना, अभी पहले 5% तक के डिफरेंसेस मिल जाते थे, अब वो भी नहीं है। मतलब आई रिपीट अगेन, यदि मेरे पास इन्वॉइसेस के अंदर जीएसटी पेड है 2 लाख रुपए का, लेकिन मेरी जीएसटीआर 2B के अंदर जो आईटीसी रिफ्लेक्ट करता है 1.5 लाख, तो मुझे सिर्फ जीएसटीआर 2B के आधार पे ही आईटीसी अपनी बुक्स में लेना है। 1,50,000 रुपीज़ का आईटीसी मिलेगा। सर 50,000 का क्या होगा, 50,000 आईटीसी नहीं मिलेगा, बिना मैचिंग के 1 रुपए का भी आईटीसी नहीं दिया जाएगा। ये हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं क्लास के अंदर। With effect from 1st Jan 2022, a new clause AA has been added to section 16 subsection 2 by the Finance Act 2021 to stipulate a new condition for availing the ITC. क्या? It provides that ITC in respect of any supplies of goods or services is available to a registered person, that is a recipient, only if the details of invoice or debit not in respect of the said supply had been furnished by the supplier in the statement of outward supply GSTR 1 and such details have been communicated to the recipient in the form of GSTR 2B। तो मतलब GSTR 1 के अंदर जब अपनी आउटवर्ड सप्लाईज बताएगा तो वो रेसिपिएंट के बाद GSTR 2B के अंदर जाएगा। जितना GSTR 2B के अंदर आपका आईटीसी रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही आपको आईटीसी लेना है, उससे ज़्यादा आपको 1 रुपए का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब यदि किसी बच्चे को 2 लाइन में यदि पढ़ना होता, आप 2 लाइन में सिर्फ यही पढ़ लो, काफ़ी एनालिसिस खत्म, पूरी राम कहानी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आईटीसी कैन नाउ बी टेकन, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ फिर भी। ITC can now be taken only
फॉर दोज इनवॉइसेज और डेबिट नोट्स, मतलब उन्हीं इनवॉइसेज का आपको आईटी से अपनी बुक्स में लेना है जो आपके जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, दैट्स इट। और जीएसटीआर 2B के अंदर कहाँ से आएगा? सप्लायर जो अपने जीएसटीआर 1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज बताएगा तो वो आपके जीएसटीआर 2B के अंदर इनवर्ड सप्लाईज के फॉर्म में आएगा। तो 5% वाली रिक्वायरमेंट अब एप्लीकेबल नहीं है, जो पहले 10% थी उससे पहले 20% थी। ठीक है एवरीवन, नाउ वी कम टू द चैप्टर रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर्स के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट है ये तो मैंने ऑलरेडी आपको क्लास के अंदर पढ़ा दिया था। रूल नंबर 10B, एक नया रूल इंसर्ट हुआ है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो भी और जो नए रजिस्टर्ड होंगे उनको क्या करना पड़ेगा? आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। इस रूल नंबर 10B के अंदर ये दिया हुआ है कि यदि आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नया रजिस्ट्रेशन यदि आप करवाना चाहते हो तो भी कुछ स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए आपका आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। तो इस रूल नंबर 10B के अंदर जो आपको बात करनी है वो ये बात करनी है कि क्या क्या पर्पसेस हैं जिनके लिए जो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको भी आधार का ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। और यदि आधार का ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा तो कैसे करवाना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में है, तो आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको आधार नंबर ऑथेंटिकेट कराना है। तो किसका? आप सोल प्रोप्राइटर से फर्म के रूप में बिजनेस करें तो आपका जो सोल प्रोप्राइटर है वो, यदि पार्टनरशिप फर्म है तो ऑब्वियसली पार्टनर्स, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, ऑल टाइम डायरेक्टर्स। तो ऐसे ही रूल नंबर 10B के अंदर बातें दी हुई है। एक बार जैसे आपको रीड करना है, ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। रूल 10B एक नया रूल ऐड किया गया है, इंसर्ट किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज वेल एज अ न्यू। तो नए के लिए तो है ही, तो पहली बार जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ये रजिस्ट्रेशन आपको आधार का नंबर आपका ऑथेंटिकेट होगा। रूल 10B होता है कि यदि आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो भी आपका आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, बट फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस। और किस मैनर में वो हम देखते हैं। रूल नंबर 10B prescribe the manner in which Aadhaar authentication needs to be done by रजिस्टर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन रजिस्टर्ड है यदि वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार नंबर क्या होगा? ऑथेंटिकेट करवाया जाएगा। यदि वो रजिस्टर्ड पर्सन यदि ये पार्टनरशिप फर्म है तो उसके जो भी पार्टनर है किसी भी पार्टनर का आधार नंबर ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। और यदि वो बिजनेस HUF फॉर्म के फॉर्म में है तो उसका जो करता है वो, और यदि कंपनी के फॉर्म में यदि बिजनेस है तो मैनेजिंग डायरेक्टर या ऑल टाइम डायरेक्टर, और यदि बिजनेस AOP के फॉर्म में या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या सोसाइटी के फॉर्म में है तो जो भी मैनेजिंग कमेटी है उसके जो भी मेंबर्स है उनका आधार नंबर ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। यदि वो बिजनेस यदि आपके ट्रस्ट के फॉर्म में है तो उसके जो भी BOTs हैं उनके ट्रस्टीज, क्यों? इन पर्पजेज के लिए। सर क्या पर्पज के लिए? रूल नंबर 23 के अंदर यदि आप एप्लीकेशन देते हो फॉर द पर्पज ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिफंड की एप्लीकेशन देते हो रूल नंबर 89 के अंदर, और जो भी गुड्स आपके द्वारा एक्सपोर्ट किया गया उसका जो IGST के रिफंड को क्लेम करना है तो भैया इन रिफंड को क्लेम करने के लिए, नॉर्मली रिफंड को क्लेम करने के लिए या रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए जो एप्लीकेशन दी जाएगी उन पर्पजेज के लिए इन स्पेसिफाइड पर्सनस का जो भी उनके ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं उनका आधार नंबर ऑथेंटिकेट करवाना होगा। लेकिन भैया यदि आप क्या हो सेक्शन 25 सब सेक्शन 6D, क्या यदि आप सेक्शन 25 6D में यदि एग्जेम्प्ट हो तो रिक्वायर्ड नहीं। यदि आप सेक्शन 25 6D के अंदर यदि आप नोटिफाइड हो उन पर्सन को कोई भी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना। रूल नंबर 10B शैल नॉट बी एप्लीकेबल। लेकिन जिनके लिए एप्लीकेबल है उनकी तो हम बात कर लें सर, वो तो हम बात कर चुके हैं सर, हर पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है। इन पर्पजेज के लिए जो हमने 3 पर्पज पढ़े ना, उन 3 पर्पज के लिए जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपना आधार ऑथेंटिकेशन, आधार नंबर ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम है, जिन पर्सन को आधार ऑथेंटिकेट करवाना है यदि उनको आधार नंबर मिला ही नहीं हो तो भैया आधार का ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? करवाना तो पड़ेगा। कैसे? ऐसे कि भैया ये डॉक्यूमेंट आप फर्निश कर दो। क्या डॉक्यूमेंट फर्निश कर दो भैया?
जो भी आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप है वो, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट आप फर्निश कर दो। आधार को ऑथेंटिकेट करने के लिए यदि आपके पास ऑलरेडी आधार नंबर नहीं है तो, लेकिन भैया एक बार ही आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिया तो आपको आधार नंबर जब भी मिलेगा तो आधार नंबर मिलते ही जैसे आपको आधार नंबर मिलेगा तो फिर वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, 30 दिनों के अंदर आधार नंबर ऑथेंटिकेट करवाना है। इसका मतलब यदि ऑलरेडी आधार नंबर है तो ऑथेंटिकेट एक ही बार होगा। यदि आधार नंबर नहीं है तो पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको फर्निश करने पड़ेंगे और जब आपको आधार नंबर अलॉट हो जाएगा उसके 30 दिनों के अंदर इन 3 पर्पसेस के लिए आपका आधार नंबर ऑथेंटिकेट होगा। मैंडेटरी है, कंपलसरी है। दिस इज अ न्यू रूल, रूल नंबर 10B। नाउ वी कम टू सेकंड अमेंडमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ये मैं आपको ऑलरेडी कंपैरिजन स्कीम के लिए भी बता चुका हूं कि 4 पर्सन्स को ऐड किया गया था, 4 गुड्स को कवर किया गया था। आपको पता है कि यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन ₹10 लाख और 20 लाख तभी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और इसमें एक और नई लिमिट ऐड की गई थी कि 10 और 20 की जगह आपके ऊपर 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, 20 नहीं 40 लाख। तो यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर यदि अप टू ₹40 लाख से तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, आपको रजिस्ट्रेशन 40 लाख से ऊपर ही कराना पड़ेगा यदि आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के अंदर एंगेज्ड हो और सर्टेन कंडीशन आपके ऊपर फुलफिल होती है। उन सर्टेन कंडीशंस के अंदर दिया हुआ था कि आप इन 3 प्रोडक्ट की सप्लाईज के अंदर डील नहीं करते हो। ये अमेंडमेंट नहीं है, ये तो पहले भी था, ये आज भी है। इसके साथ इन्होंने क्या बोला कि भैया यदि आप इन प्रोडक्ट्स में भी डील करते हो, इन गुड्स की सप्लाईज में भी डील करते हो, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फ्लाई एश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, यदि आप इन प्रोडक्ट्स की सप्लाईज में भी डील करते हो तो वो भैया सप्लायर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स, इन गुड्स के सप्लायर्स, सुन लो बात ध्यान से, आपके ऊपर 40 लाख का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके ऊपर 10 और 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख और 20 लाख से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो 40 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट का एग्जाम्पशन है इन गुड्स के सप्लायर्स को भी अवेलेबल नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। कंपैरिजन स्कीम में भी ये और ये हमारे रजिस्ट्रेशन के अंदर भी ये पॉइंट ऐड हुआ है। रूल नंबर 23 के अंदर अमेंडमेंट है, लेकिन ये इतना पुराना अमेंडमेंट है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है अपने नोट्स के अंदर। नॉर्मली क्या रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हो जाता है उसको रिवोक करने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो जो एप्लीकेशन देनी पड़ती है वो आपको 30 दिन के अंदर देनी पड़ती है, लेकिन यदि आपने 30 डेज के अंदर यदि रिवोक करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दी तो दिस टाइम पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड फर्स्ट टाइम फॉर 30 डेज, अगेन फॉर 30 डेज। पहली बार जो एक्सटेंशन होगा वो कौन करेगा, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर। और यदि 30 + 30 60 डेज, ओरिजिनल 30 डेज। और यदि एक बार आपको एक्सटेंशन मिल सकता है 30 डेज का, तब भी यदि आपने रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो 30 + 30 60 डेज के अंदर यदि अप्लाई नहीं किया तो फर्दर 30 डेज का टाइम पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय कमिश्नर। दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अकॉर्डिंगली सेक्शन 30 और रूल नंबर 23 आपका अमेंड हो चुका है। तो ये जो प्रोविजन थे ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे और ऑलमोस्ट बहुत सारे अमेंडमेंट्स मैं आपकी क्लासेस के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट, बाय टू ऑल ऑफ यू।